हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जैसा कि मैं कल प्रॉमिस किया था कि जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे बेहतरीन होगा उसको मैं आने वाले सेशन में डिस्प्ले करूंगा। तो आज 3 लोगों का मैं कमेंट को सेशन के आखिरी में दिखाऊंगा जब कल वाले प्रश्न का आंसर दूंगा तब। तो आप सबसे निवेदन है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बेहतरीन ढंग से दें। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। ध्यान रहे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितने भी क्लास हुई है उन सबका पीडीएफ एक साथ आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस ने EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं कल ही आपसे डिस्कस किया था। आप साथ के साथ बोलते चलिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है और यह है मध्य प्रदेश का लोकेशन। प्रश्न दूसरा है, भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर कितनी हो गई? 100, 113, 120 या फिर 136? तो इसका आंसर है 136। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जारी एक बयान में फाइनेंशियल ईयर 2020 में 141 संख्या थी अरबपतियों की, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह घटकर हो गई है 136। ऐसा उन्होंने बताया है। जैसा कि आपको पता है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। प्रश्न तीसरा है, विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13 अगस्त। यानी कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच में जागरूकता लाना कि ऑर्गन को डोनेट करने से किसी की जिंदगी भी बच सकती है। दरअसल आप ऑर्गन डोनेशन में किडनी, फेफड़े, हृदय, लीवर, ब्लड और आंखें और कई सारे अंग को डोनेट कर सकते हैं। करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और इसी के जागरूकता के लिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। याद रखना है आपको। प्रश्न चौथा है, जुलाई माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साकिब अल हसन, स्टेफनी टेलर, भुवनेश्वर कुमार या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि साकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। दरअसल साकिब अल हसन को मैन सेक्शन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जबकि स्टेफनी टेलर को वुमेन सेक्शन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये तो नहीं पूछा जा सकता है हाल के परीक्षाओं में, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि जनवरी में, फरवरी में और मार्च में किनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था मैन वाले सीरीज में। चूंकि मैन वाले सीरीज में ही इंडियन प्लेयर को चुना गया था और वुमेन वाले सेक्शन में यानी वुमेन वाले सीरीज में इंडियन कोई भी क्रिकेटर नहीं थी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनवरी का आपको याद रखना है, फरवरी का आपको याद रखना है, मार्च का आपको याद रखना है। तो जनवरी में मिला था ऋषभ पंत को और फरवरी माह के लिए मिला था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रविचंद्रन अश्विन को और मार्च माह के लिए मिला था भुवनेश्वर कुमार को। इन तीनों को याद रखिएगा। अब बात है ICC की, तो ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC की स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। याद रखना है आपको, 15 जून 1909 को ICC का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई शहर में। चेयरमैन है ग्रेग वार्कले और CEO है जियोफ एल्ड्रिच। इतना आपको याद रखना है ICC के बारे में। अच्छा हाँ, आपको इतना याद रखना है कि जियोफ एल्ड्रिच जो है, जो CEO है ICC के, इन्हें इंटरिम CEO बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर कितने प्रतिशत हो गई? 6.26%, 6.73%, 5.15% या फिर 5.59%? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5.59%।
बैंकिंग की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप अगर बैंकिंग की परीक्षा देने जा रहे होंगे तो इसे आप प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न छठवां है, अगस्त 2021 में किस देश ने नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस, कनाडा, रूस या फिर ब्राजील? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा ने नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। अब बात है कनाडा की, तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा दरअसल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जो कि अपनी सीमा साझा करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में। ये देखिए, ये है कनाडा, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। और जहाँ पे ये नीचे साइड का ये है यूएसए, और ये भी यूएसए। ये यूएसए का अलास्का वाला पार्ट है, ये वाला जहाँ पे भी गोला कर रहा हूँ ये, और ये मेन यूएसए है। अब चूंकि बात है कनाडा की, तो कनाडा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। जैसे यूएसए का होता है यूएस डॉलर, तो उसी तरह होता है कनाडा का कैनेडियन डॉलर। इतना आपको याद रखना है। और साथ ही आपको ये तथ्य और भी याद रखना है कि 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा रेखा बनाती है। 49th पैरेलल, आपको इतना याद रखना है। और साथ के साथ आपको एक और चीज भी याद रखना चाहिए कि 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीमा रेखा बनाती है, और 49th पैरेलल बनाता है कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा रेखा, ये वाला पार्ट यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां है, भारत सरकार ने 2018 के लिए कितने श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की? 45, 57, 69 या फिर 73? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 69। टोटल 69 लोगों को 2018 का प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाना है। और ये 2021 है, आज तो 2018 का घोषणा 2021 में हो रहा है, आपको इतना याद रखना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 2021 का अवार्ड है, नहीं है, ये है 2018 का अवार्ड, जिसको 2021 में दिया जाना है। अब आपको जानने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था। तो इसका शुरुआत हुआ था 1975 में। 1975 में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का शुरुआत किया गया था, और इसके तहत 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगर आपको कहीं सुनने को मिले कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें भी 4 अलग अलग कैटेगरी आती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा श्रम रत्न, इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। श्रम भूषण, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है। श्रमवीर, या फिर इसी को बोलते हैं श्रम वीरांगना, इसमें 60,000 रुपये दिया जाता है। और आखिरी आता है श्रम देवी, या फिर इसी को जानते हैं श्रम श्री, इसमें 40,000 रुपये दिया जाता है। और साथ में स्नात भी दिया जाता है हर एक में। आपको ये सब राशि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ, तो 1975। और इसके तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 4 पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग। ये देखिए नाम, इस नामों को आपको याद रखना चाहिए। और आपसे अगर ये पूछ लिया है कि इसके पहले कब दिया गया था प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, तो इसके पहले दिया गया था 2013 का अवार्ड दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, सितंबर माह में डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 129वां, 130वां, 131वां या फिर 132वां? तो इसका आंसर है 130वां, यानी कि ऑप्शन बी। सितंबर माह में डूरंड कप का 130वां संस्करण आयोजित किया जाना है। अब आपको जानने की जरूरत है कि डूरंड कप का शुरुआत कब हुआ था। तो डूरंड कप का शुरुआत हुआ था 1988 में, और ये एशिया का सबसे पुराना तथा दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। दरअसल डूरंड कप का 1 साल के बाद वापसी हुआ है। दरअसल पिछले साल कोविड-19 महामारी के वजह से पिछला सीजन को रद्द कर दिया गया था, तो ये 1 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसलिए आपको इतना याद रखना है। और साथ में आप सुने होंगे संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल के क्षेत्र में ही आयोजित किया जाता है, ये भी एक टूर्नामेंट है। इन दोनों को आपको याद रखना है। डूरंड कप फुटबॉल में के लिए खेला जाता है, फुटबॉल कप है, और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल कप है। इन दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न 9वां है, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपने प्रमुख बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा के शुभारंभ की घोषणा की? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या फिर उड़ीसा? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इंडियन बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा का शुभारंभ किया, आपको इतना याद रखना है। अब बात है इंडियन बैंक की,
और पश्चिम बंगाल की। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बातें जान लिया जाए। सबसे पहले जानते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक का शुरुआत हुआ था 1907 में। 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। जी हाँ, आपने सही सुना, चेन्नई में। बहुत से बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है। और इंडियन बैंक के सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू। इतना आपको याद रखना है इंडियन बैंक के बारे में। अब बात है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। आपको इतना याद रखना है पश्चिम बंगाल के बारे में। और पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न 10वां है, हैदराबाद सेलिंग वीक का 35वां संस्करण किस झील में शुरू हुआ? उस्मान सागर, हुसैन सागर, कम्बम झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुसैन सागर। हुसैन सागर में हैदराबाद सेलिंग वीक का 35वां संस्करण आयोजित हुआ है। दरअसल ये आयोजन 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच चलना है, आपको इतना याद रखना है। और बात है हैदराबाद की, तो हैदराबाद जैसे कि आप जानते होंगे, हैदराबाद है कैपिटल तेलंगाना का। और तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। जैसा कि मैंने कल ही प्रॉमिस किया था और वीडियो की शुरुआत में ही मैं बोला था कि जिसका आंसर सबसे बेहतरीन होगा उसको मैं शो करूंगा। चलिए सबसे पहले देख लिया जाए प्रश्न क्या था। प्रश्न था बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर था नीरज चोपड़ा। देखिए शिवांगी गुप्ता जी, रीता पटेल जी और बलिंदर पुनिया जी, इन तीनों ने अलग अलग बातें, थोड़ी अलग अलग बातें की हुई हैं, और जो कि तीनों का कमेंट इतना बेहतरीन था कि आप सबको दिखाना बेहद जरूरी है। आप सब लोग देख लीजिए और इसी तरीके से कमेंट किया कीजिए। और हाँ, इन सबको यानी कि शिवांगी गुप्ता जी को, रीता पटेल जी को और बलिंदर पुनिया जी को बूस्ट स्टडी के पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसे ही मेहनत किया कीजिए, पढ़ाई किया कीजिए, और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका इसी तरीके से बेहतरीन ढंग से आंसर लिख के एग्जाम पर सेट किया कीजिए। अब ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न है, आईएएफ ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर ट्यून विद मी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके सुझाव को लागू किया जा सके। थैंक्स फॉर ट्यून विद मी। जय हिंद।